ये एक्टिविटी क्या होती है कि ऐसा टास्क या ऐसा काम जिसको या ऐसा ऑपरेशन जिसको परफॉर्म होने में हमें क्या कोई सा टाइम कंज्यूम होता है, उस ऑपरेशंस में आपकी कॉस्ट या रिसोर्सेज कंज्यूम्ड होते हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और ये टास्क या एक्टिविटी क्या है? ये किसी प्रोजेक्ट्स के नंबर ऑफ सीक्वेंशियल पार्ट्स होते हैं। अ प्रोजेक्ट can be broken down in number of jobs or tasks, and for the operation and completion required are consuming both टाइम एंड रिसोर्सेज। जो टाइम और रिसोर्स को क्या करें, कंज्यूम करें, उसको हम बोलते हैं हमारा एक्टिविटी। तो ऐसा टास्क जो हमारा टाइम और रिसोर्स दोनों को क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। ओके, जो हमारे किसी न किसी सीक्वेंस में कंप्लीट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे गाइस? हमारे किसी न किसी सीक्वेंस में कंप्लीट हो रहे होंगे। Activity is an actual performance of इन एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स। हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि डिस्क्रिप्शंस रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो के ऊपर। कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं आप? एरो के ऊपर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। कहां पर रिप्रेजेंट करते हो गाइस इमेज का? एरोज के ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा लिख लेंगे, इन AOA diagrams, in activity on arrow diagrams, in activity on arrow diagrams, in activity on arrow diagrams, activity representing on activity represents on arrow। इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको on arrow and their descriptions descriptions like time, numbers,
डेज, ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे उस एरो के ऊपर। इन एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम, एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स ऑन एरो एंड दियर डिस्क्रिप्शंस एज, कैसे रहेगा? तो ऊपर रहेगा जैसे डिस्क्रिप्शन या नाम, ड्यूरेशन। और क्या होगा इसके अंदर? तो ये कहलाता है इसका टेल ऑफ एरो, और ये कहलाएगा आपका हेड ऑफ एरो। अब इस टेल के ऊपर, जो हेड के ऊपर हमारा क्या, यहां से तो आपकी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रही है, यहां से क्या हो रही है, एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर एक्टिविटी हमारी खत्म हो रही है, ये बता रहा होगा नहीं? इसका इनिशिएशन और एक्टिवेशन क्या बताता है, मतलब टेल और हेड, वो भी आपको पता चल चुका है। यहां पर रहेगा जैसे डिस्क्रिप्शन, यानी कि नाम, जैसे उसका कुछ है तो उस एक्टिविटी का कुछ नाम है, तो डिस्क्रिप्शन यहां पर रहेगा, और यहां पर रहेगा उसका टी टाइम ड्यूरेशन। ओके। और आप देखें तो टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, ये एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, स्टार्टिंग ऑफ एन, किसमें, एवोए डायग्राम में, और हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी या फिनिशिंग, और उसका फिनिशिंग पॉइंट या फिनिशिंग टाइम आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये टर्म्स भी क्लियर हो गई आपको। ये टी मतलब ड्यूरेशन है हमारा, और क्या हो जाएगा यहां पर, हाँ, इसकी लेंथ आपको कोई भी सिग्निफिकेंट टर्म से रिप्रेजेंट नहीं करती है, कि लेंथ ऑफ एरो डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू। लेंथ ऑफ एरो डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, बट ट्राइंग टू ड्रॉइंग ड्रॉन
स्ट्रेट एरो, कैसा, एक तिरछा स्ट्रेट एरो हो, कर्व्ड एरो ना प्रीफर करें हम, जैसे इस तरीके से या इस तरीके से कर्व्ड में आ रहा है, ये कर्व्ड में ऐसा एरो ना हो, एरो हो तो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट हो, ये तरीके से हम प्रीफर करें, वो बोल रहा है आप। ये भी क्लियर है कि डज नॉट शोन एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग। एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे कि एक्सकेवेशन, खुदाई चल रही है, एक्सकेवेशन, शटरिंग, शटरिंग मतलब वो तराफे वगैरह लगा रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं शटरिंग हो रही है, करें। और क्या हो सकता है हमारा, देखो एक्सकेवेशन, खुदाई, प्रिपेयर बजट, बजट तैयार किया जा रहा है, तैयार नहीं हो, प्रिपेयर्ड बजट, प्रिपेयर्ड बजट, तो वो हमारा इवेंट हो गया। बजट प्रिपेयरिंग या प्रिपेयर बजट मतलब बजट तैयार कर रहे हो, तो वो भी आपका एक एक्टिविटी चल रही है। तो प्रिपेयर बजट या एस्टिमेट, ये इवेंट नहीं एक्टिविटी है, तो एग्जाम में कभी आपसे पूछ लें तो ध्यान रखें हम, जैसे प्रिपेयर बजट, शटरिंग, एक्सकेवेशन, बार बेंडिंग, बार बेंडिंग मतलब आप जैसे जो सरिये बांध रहे हो, जाली वगैरह बिछाते हो ना जैसे आप, तो स्टील बार वगैरह आप यहां पर अरेंज कर रहे हैं, तो बार बेंडिंग कहलाता है हमारा। डिजाइनिंग शाफ्ट, शाफ्ट डिजाइंड हो गया, तब तो वो हमारा क्या प्रिपेयर्ड हो गया है, अब उसकी प्रोसेस चल रही है, तो डिजाइनिंग, जैसे शाफ्ट, सिग्नल अरेंजिंग मतलब आप सिग्नल को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके नोड वगैरह जो बनाते हैं बजट, सॉरी इंटरलॉकिंग सिस्टम वगैरह की आप प्रिपेयर कर रहे हो रेलवे वगैरह के, जैसे डिजाइनिंग शाफ्ट, वॉल मेकिंग, कॉन्क्रीटिंग, ये कुछ ऐसे काम है जो हमारे चल रहे होंगे। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक्टिविटी के कुछ टाइप देखते हैं, टाइप मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से, टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या लिखेंगे गाइस आप, according to their finishing and completion, the type of activity, तो टाइप ऑफ एक्टिविटी की बात करें हम तो कौन सा हो जाएगा, सीरियल एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे आपका
वॉल मेकिंग और ये काम चल रहा है, ठीक है। तो आप यहां से अब नेटवर्क बनाना सीख जाएंगे, क्लियर। उसके बाद में फिर इनकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। जैसे आपने बताया है गाइस यहां पर कि आपको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, तो क्या क्या काम करना है, तो आपने बताया कि आपको काम करना है फुटिंग वर्क, आपको काम करना है कॉलम मेकिंग, आपको काम करना है वॉल मेकिंग, बीम वर्क, स्लैब वर्क, क्लियर। ये मैंने मान लो बड़े बड़े टास्क आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, सिर्फ मैं तो समझाने की कोशिश में हूँ यहाँ। आप जैसे इनको कुछ नाम दे दो सिंबॉलिक वे में, कि फुटिंग वर्क है जिसको आपने नाम दे दिया जैसे कि ए टास्क है, या बी टास्क है, या सी टास्क है, या डी टास्क है। कल आपके इसमें से किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर एक्टिविटी इंटरडिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ये बता दीजिएगा टर्म्स एक बार, क्लियर है। तो आप यहाँ पर टर्म्स देखिएगा कि जो ई एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आप ये बताइएगा। डिपेंड मतलब ये हमारा काम, जैसे मुझे स्लेब बनाना है, तो क्या मैं आज स्लेब बना सकता हूं बिना ए बी सी और डी को कंप्लीट किए, क्लियर है। तो कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कहलाता है एक्टिविटी इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप। यहां पर आप बोलेंगे कि ई हमारा तभी चालू होगा जब तक कि ए बी सी डी वाला वर्क कंप्लीट नहीं होगा। आप बात करें ए की, तो ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। ए क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट, मतलब ए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ए आपका क्या है, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर। वो टेंडर वगैरह है वो अलग बात है, अभी इनको देखने के हिसाब से देखें हम, तो ये हमारा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी कहलाएगी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कहलाएगी। जबकि जो बी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है, डी है और ई है, ये कभी ना कभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो कहलाती है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर एक्टिविटी। तो किस तरीके से आप बता रहे हो कि जैसे आपने सी को बनाने में, सी को कंप्लीट करने में डिले किया, जैसे सी को 4 दिन में बन जाना था, सी को बनाने में 4 दिन के बजाय आप 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आगे आने वाली जो एक्टिविटी है डी और ई, इनका भी कंप्लीशन टाइम अपने आप अफेक्ट करेगा। जैसे आपने बोला कि 4 तारीख को मैं, 4 तारीख को मैं कोई सी भी महीने की 4th डेट को ये कंप्लीट हो जाएगा, और उससे बोला कि उसके 7 दिन बाद हमारी एक्टिविटी डी कंप्लीट हो जाएगी। तो कितना, 11 तारीख को उस महीने की हमारा एक्टिविटी डी कंप्लीट हो जाना था, बट अनचाहे तरीके से, मतलब आप डी भले ही 7 दिन में कंप्लीट करवा दो, बट यह सी वैसे ही आपका 4 की बजाय 8 तारीख को या 9 तारीख को कंप्लीट हो रहा है, तो 7 दिन डी को तो लगना ही है हमें। तो फिर क्या होगा, वो अनचाहे तरीके से आगे की एक्टिविटी भी हमारी अफेक्ट करेगी। कि हम बोलते हैं कि अगर प्रोजेक्ट में कहीं पर बीच में डिले होता है, तो उसके आगे आने वाली प्रोसेस है वो भी हमारी अफेक्ट करती है। ओके, अब यहां पर आप क्या बता रहे हो, इसका एक डायग्राम शो करें अगर हम नेटवर्क के थ्रू, इसके थ्रू शो करें आप, नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू। ये रिप्रेजेंट कर देंगे आप, नेटवर्क एनालिसिस। तो आपने यहां पर एक्टिविटी के बारे में बताया, तो इसका नेटवर्क बनाए जैसे, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका शुरुआत, अब शुरुआत कहां से हो रही है, तो जैसे कोई सी एक्टिविटी से, तो शुरुआत बिंदु को या शुरुआत पॉइंट को, नेटवर्क को हम एक इनिशियल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते। तो मान लीजिए कि आपने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, एक्टिविटी कौन सी चलेगी, ए चलेगी। जब तक एक्टिविटी ए चलेगी दूसरी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि फुटिंग के बाद ही हमारा कॉलम और वॉल मेकिंग चालू होगा। जैसे फुटिंग का काम कंप्लीट हुआ,
आपकी एक्टिविटी कौन सी, बी और सी दोनों साथ में चालू हो सकती है। क्लियर है? कॉलम का भी काम चालू कर सकते हो, वॉल मेकिंग भी आप कर सकते हो। तो आपने यहां पर क्या बता दिया कि जो बी है और जो सी एक्टिविटी है ये दोनों इस तरीके से साथ में हो जाएगी। फिर आपने बोला कि बीम वर्क, तो बीम वर्क आपने क्या बोला कि वो तभी चालू होगा जब हमारा वॉल मेकिंग और कॉलम मेकिंग दोनों कंप्लीट होगा। क्लियर है? ये हमारा इनडायरेक्टली क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां से हमने जैसे बता दिया कौन सा, डी एक्टिविटी। तो डी आप बोल रहे हो कि वो सिर्फ बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर आप नहीं बता पा रहे हो। तो यहां पर आती है हमारी डमी एक्टिविटी। कौन सी आती है भाई साहब? हमारी डमी एक्टिविटी आती है। डमी का मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्टली इसका रिप्रेजेंटेशन शो करने की कोशिश में हो। अब आपने बता दिया है कि देखो डी हमारा बी और सी दोनों पे कम है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यूनिक आइडेंटिटी। अब अगर आपने ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि सी को भी आप ऐसे ही जोड़ देते, इसे क्या बोलते हैं हम कि ड्यूअल आइडेंटिटी हो रही है। ड्यूअल मतलब दोहरा नामकरण हो रहा है उसका। एक ही बंदे के दो नाम होंगे क्या अलग अलग एक ही मार्केट में? नहीं हो सकते ना, निकनेम वगैरह हो सकते हैं। अब आप यहां से पढ़ो तो आप क्या बोलोगे, ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं, ए से सी की तरफ। तो अगर जैसे इसको नाम दे दो वन और इसको टू, जैसे आप बोलो कि वन से टू की तरफ जा रहा हूं, तो एक एक्टिविटी हो रही है। अब वन से टू कौन सी बात कर रहे हो, बी को भी वन से टू बोल रहे हो, वन से टू आप सी को भी बोल रहे हो, ये अलग अलग हो जाता है, इसके लिए वहां पर डमी आती है। तो आगे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी कंफ्यूज ना रहे हम। अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि डमी से आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है और डी बताए, और जैसे डी कंप्लीट होगा देन आप यहां से एक्टिविटी ई कंप्लीट करोगे, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट। तो ये तो यहां पर नाम आया है सीरियल और पैरेलल एक्टिविटी। तो जो ए है, बी है, सी है, इस तरीके से जैसे ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, ये कहलाती है सीरियल एक्टिविटी। क्या कहलाती है? सीरियल मतलब सीरीज में चल रही है। और पैरेलल एक्टिविटी क्या चलती है, जो एक साथ चल रही है। जैसे बी और सी की बात करें तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल चल रही है। क्लियर हो गया हमें ये कंसेप्ट कि ऐसी एक्टिविटी जो साथ साथ चल रही हो, कॉनकरेंट चल रही हो, उसको हम कॉनकरेंट एक्टिविटी या पैरेलल एक्टिविटी बोलते हैं। और जो एक्टिविटी एक के बाद दूसरी चालू होगी, दूसरे के बाद तीसरी चालू होगी, तो वो हमारी सीरीज या सीरियल एक्टिविटी कहलाती है। सीरियल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्रीडेसेसर एक्टिविटी, मतलब पीछे वाली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। और जो पैरेलल एक्टिविटी होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। देखो बी ना तो सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना सी हमारी बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा हमें? नहीं डमी वगैरह का कंफ्यूजन ना हो, ये हम अभी आगे इंट्रोड्यूस करेंगे ना, टाइप ऑफ एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो। इसकी डेफिनेशंस में क्या लिखोगे आप? दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर इन सीरीज, इसमें रहेगी हमारी यह सीरीज में। दैट एक्टिविटीज are performed that activities are performed one after other in sequence. These activities these activities these activities depends on predecessor activity। एग्जाम्पल की बात कर लें हम,
क्लियर? ये टर्म्स क्या हो जाएगी, जैसे इन एक्टिविटीज को कुछ नामकरण कर दें हम, जैसे एक्टिविटी बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आर पैरेलल एक्टिविटीज। क्लियर है क्या हमें यहां तक? ए एंड बी सी एल, ए बी एंड सी आर, सॉरी, सीरियल एक्टिविटी। आप नेटवर्क की तरफ जा रहे हो, देखिएगा। ओके, यहां पर देखिए आप इनके बारे में, तो देट एक्टिविटीज आर पैरेलल टू ईच अदर, देट टाइप ऑफ activities are performed concurrently, यानी कि साइमल्टेनियसली, and these are इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट मतलब वो दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रही होगी। यहां पर देखो बी ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, सी ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। बी और सी और ए तीनों क्या है, पैरेलल है, बट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, आप ये बोल रहे हो। जबकि इसमें जो दो पैरेलल एक्टिविटी होगी, 2 4 10 जितनी भी हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो आप क्या बोल रहे हैं कि एंड दीज, अब वो मैं लिखना भूल गया हूं तो ये लिखते हैं हम, एंड दीज एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये क्या होगी भाई साहब, हमारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। एग्जाम्पल की बात कर लें हम, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे कि जैसे ये कुछ एक्टिविटीज हैं, तो यहां पर क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए कि पी एक्टिविटी है या क्यू है और ये कोई आर एक्टिविटी, तो पी क्यू एंड आर आर पैरेलल एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे हम? अब जरूरी नहीं कि 3 ही होगी भाई साहब, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझा रहे हैं। क्या लिखेंगे आप? पी क्यू एंड आर पैरेलल एक्टिविटी। तो ये भी क्लियर हो गया हमें। अब आगे बढ़िएगा आप, तो इसमें देखिएगा इनके डिपेंडेंसी के हिसाब से, आगे होने के प्रोसेस के हिसाब से भी हमारी एक्टिविटी दो तरह की। आगे होने या ना होने का मतलब ये है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन किसके बाद अकर होगा, तो उसके हिसाब से हमारी एक्टिविटी जो होती है, तो डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी के हिसाब से हम बताएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा एक्टिविटी डिपेंडेंसीज एंड इंडिपेंडेंसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन। इसको कॉन्करेंट एक्टिविटी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्करेंट, तो इसको कॉन्करेंट एक्टिविटी भी आप रिप्रेजेंट करें। क्या लिख देंगे क्लासिफिकेशन? देयर अकरेंस ऐसा लिख लेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू अकरेंस। मतलब ये किस तरीके से होगी, इनके अकरेंस के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आप। इनके अकरेंस के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कौन सा होगा, तो आप यहां पर बताएंगे कि ये अगेन दो प्रकार का होगा हमारा। और ये भी सिंपल सा है, ये तो आपने शायद पहले भी नाम सुना है, मैंने कहीं ना कहीं इनका लिख दिया होगा। देखिएगा कौन कौन से क्लासिफिकेशन, तो आप बताएंगे पहला क्लासिफिकेशन जो है इनकी अकरेंस के हिसाब से वो कहलाएगा आपका सक्सेसर एक्टिविटी, और एक कहलाएगा प्रीडेसेसर। कौन सा कहलाएगा, प्रीडेसेसर और सक्सेसर। इसको सक्सीडिंग एक्टिविटीज भी बोलते हैं, इसको प्रीसीडिंग, रिक्विजाइट, नंबर ऑफ नाम से इसके, तो प्रीडेसेसर भी बोलते हैं, कभी नाम ही आ जाए तो अभी हमें ध्यान में रहे और आप मुझे क्लेम ना करें, इसलिए इसका दूसरा नाम लिख देते हैं हम प्री रिक्विजाइट। प्री मतलब पीछे का, सक्सीडिंग मतलब आगे का या फॉलोइंग का। इसको फॉलोइंग एक्टिविटी भी आप बोल सकते हो, फॉलोइंग। ओके, अब आपने यहां पर देखो तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेडिसेसर का मतलब ये है कि थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं मैं आपको, क्लियर है। एक एग्जांपल, जैसे आपके इसमें, ठीक है, आपने आज कमेंट नहीं किया है किसी ने तो नाम नहीं आ रहा है आपका, ओके कोई इश्यू नहीं, तो आप में से किसी का भी हम नाम ले लेते हैं। यहां पर प्रेजेंट लिख दिया मैंने, प्रेजेंट मतलब आज जो है आप, यू, क्लियर है। तो यू मतलब आप यहां पर देखें तो आपके फादर रहेंगे, इनके फादर के भी यहां पर फादर रहेंगे, तो वो आपके क्या लगेंगे, तो वो आपके लगेंगे यहां पर ग्रैंडफादर, क्लियर है। आप इधर जाएं तो प्रेजेंट मतलब आप हैं, तो आप से आपकी संतान आएगी, क्लियर है, तो आपके सन आएंगे, आपके चाइल्ड आएंगे, क्लियर है। तो सन लिखना ज्यादा सही रहेगा, पार्शियलिटी नहीं करते हम, है। तो आपके चाइल्ड या आपके चिल्ड्रंस आएंगे, चिल्ड्रन आएंगे, तो आपके चिल्ड्रन आएंगे ना, देन फिर आपके ग्रैंड चाइल्ड आएंगे, देन आपके क्या आएंगे, ग्रैंड चाइल्ड। तो ये प्रोसेस हो गई। तो अब आप इसमें देखें तो आपसे कुछ आपके पीछे वाले हैं और आपसे कुछ आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, क्लियर है। तो आने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं सक्सेसर, और जो पीछे निकल गए हैं या पीछे जो है अपने से बड़े, उनको हम बोलेंगे प्रीडेसेसर। आपसे जो बड़े हैं वो प्रीडेसेसर कहलाएंगे, आपसे जो छोटे रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सक्सेसर, क्लियर है। तो वो एक्टिविटी, अब यहां पर एक्टिविटी में देख लो कि वो एक्टिविटी जो दूसरों को फॉलो कर रही होगी, जैसे आप कब आए, जब आपके पिताजी और उनके भी पिताजी रहे होंगे तब आप आए। तो ऐसी एक्टिविटीज जो किसी पीछे वाली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पीछे वाली एक्टिविटी उसकी क्या कहलाएगी, प्रीडेसेसर एक्टिविटी। और ये प्रेजेंट से आगे आने वाली एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, कि वो उसकी सक्सेसर एक्टिविटी है। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल में देखें, ये बी एक्टिविटी है, तो बी किसके बाद आया, तो ए के बाद आया, तो बी के लिए उसका पूर्वज कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा ना। तो आपकी बी की जो प्रीडेसेसर एक्टिविटी है वो ए एक्टिविटी कहलाएगी।
और बी के आने वाली पीढ़ी कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि सी आने वाला है, तो बी का सक्सेसर एक्टिविटी रहा सी। यहाँ पर क्लियर है। तो एक ही एक्टिविटी के दो भी प्रकार हो सकते हैं, दो भी पूर्वज, मतलब दो तरीके बोलने के हो सकते हैं। इस एक्टिविटी बी का ये सी के लिए सक्सेसर, सॉरी बी जो है वो सी एक्टिविटी के लिए क्या है, हमारी प्रेडेसेसर एक्टिविटी है, जबकि यही बी एक्टिविटी ए के लिए सक्सेसर एक्टिविटी है। तो उसके तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं। ये आज आप अपनी खुद की बात कर रहे हो, ये नहीं, तो ये यहाँ पर आपने बताया। तो सक्सेसर के बारे में लिख लेंगे आप यहाँ पर, क्या बताएंगे, ये सक्सेसर एक्टिविटी क्या रहेगी, अब आपकी बता सकते हैं कि जो हमारा फॉलोइंग एक्टिविटी रहेगी, क्या रहेगी, जो आगे आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। ये अपकमिंग एक्टिविटी हमारी। दैट एक्टिविटी और that activity or activities are performed one after other activities. One after other are activities. जैसे कि एग्जाम्पल तो हमको अच्छे से आते हैं कि नहीं आपको, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई साहब हमारा जो एग्जाम्पल रहा वो क्या रहा आपका एग्जाम्पल, आप बताएंगे यहाँ पर कि जैसे कि कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप अपनी एक्टिविटीज का, तो आपने बता दिया ये नोड मतलब इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम इसी इवेंट को यहाँ पर क्लासिफाई भी करेंगे। और डबल एरो भी रिप्रेजेंट नहीं करना है हमें, ये ध्यान रखें। अब यहां पर जैसे आप बताएं, इसको कोई सा भी नाम दे दें, जैसे ए एक्टिविटी है, बी है और सी है। तो आपने क्या बोला, दैट एक्टिविटी आर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर अदर एक्टिविटीज, मतलब ए के बाद हमारी बी और सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो हम यहां पर बोलेंगे कि ए की जो सक्सेसर एक्टिविटीज हैं वो हमारी बी और सी कहलाएगी। तो सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए इज बी एंड सी। आप यहां पर क्या लिख कर आएंगे गाइस हमारे, हियर एक्टिविटी बी एंड सी बोलने का तरीका है अलग थोड़ा सा, मतलब आप बोलने में ये बोल रहे हो कि ए का सक्सेसर बी और सी है, और लिखने में क्या बोल रहे हो कि बी एंड सी आर सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए। उसी तरीके से कि जो कोई संतान है तो आप संतान को क्या बोलोगे कि ये हमारे पीछे वाली पीढ़ी की संतानें हैं, तो आप क्या बोलोगे, हियर
एक्टिविटी बी एंड सी आर सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ, अगर हम बात करें प्रीडिसेसर्स की या प्रीरिक्विजाइट एक्टिविटीज की तो हम क्या बोलेंगे, दैट एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड that activities are performed before performing other ahead activities. एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल चाहे तो आप यही उठा सकते हो कि बी और सी का प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए है, ये उल्टा बोलने में भी हो सकता है हमारा यहाँ पर, क्लियर है। तो हम यहाँ पर इसी डायग्राम को कॉपी कर लेंगे, क्या लिखोगे गाइस आप यहाँ पर, हियर मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, बी और सी दोनों के पिताजी हैं, क्लियर है, माताजी हो सभी आएंगे, तो ये सभी हमारे क्या है, प्रेडिसेसर है। हियर एक्टिविटी ए इज अ प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ, प्रीसीडिंग भी बोलते हैं हम, ओके, प्रीसीडिंग, प्रेडिसेसर, प्रीसीडर, तो इज अ प्रीसीडिंग here activity A is a preceding activity of B and C. ओके, तो ये भी क्लियर हो गया हमको टास्क है यहाँ पर, और ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, कोई अदर वे में ना ले हम, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट हो जाए तो समझाने के लिए हिसाब से थोड़ा सा लिखा है ये। एक एग्जाम्पल था आपका यहाँ, ओके गाइस, हमारा ये आपने इस एक्टिविटी टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश किया। अ नेटवर्क कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, नेटवर्क किसकी हेल्प से ड्रॉ होता है, तो आपने यहां पर बताया है नेटवर्क, पहली लाइन ही हमारा सेंटेंस है कि नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड इवेंट्स। तो आपने एक्टिविटी तो बता दिया, अब जो गठन लगाते हो ना, जो नोड होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट, और उसी इवेंट्स को आप यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश में हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो सर्कल दिख रहे हैं इसी को हम नोड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम में। आपको सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी ऑन एरो पर ही बताऊंगा।
और इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। इवेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इवेंट क्या है भाई साहब हमारा? इट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब तुरंत हो जाता है, जो क्या जाता है हमारा, तुरंत जो परफॉर्म हो जाए उसको हम बोलते हैं कि एक इवेंट है। यहाँ अब जैसे आपके यहाँ पर कोई शादी की रस्म है, तो शादी आपको करवाना एक प्रोजेक्ट है पूरा, क्लियर है? तो कहाँ से कार्ड प्रिपेयर करोगे, कार्ड की मतलब कार्ड बनवाओगे, कार्ड की प्रोसेस देखोगे, कार्ड बांटने जाओगे, आप निमंत्रण देने जाओगे, क्लियर है? देन फिर पूरी प्रोसेस होगी, आपकी सगाई होगी, मतलब मंगनी जो होगी आपकी सगाई होगी। देन फिर क्या होगा, हल्दी रस्म, गणेश पूजन, जो भी हमारे प्रोसेस होती है, जैसे इस तरीके से पूरी प्रोसेस हमारी चलती जाएगी। एक एक प्रोसेस आपने अचीव कर लिया, जैसे हल्दी वाला काम हो गया तो आप क्या बोलोगे, चलो हल्दी वाले काम से हम निपट गए। तो जो निपटना हुआ ना हमारा, वो हमारा एक इवेंट आपने अचीव कर लिया छोटा सा, कि चलो हल्दी के काम से हम कंप्लीट हुए। मेहंदी रस्म वो भी कंप्लीट हो गई, तो चलो वो मेहंदी का काम खत्म हो। जैसे ही एक काम कंप्लीट हुआ दूसरा चालू हो जाता है हमारा, क्लियर है? तो ये जो इवेंट है ये क्या काम करता है कि एक किसी टास्क के कंप्लीशन बताता है, तो दूसरे के इनिशिएशन बता देता है कि भाई साहब जैसे ये हुआ दूसरा काम चालू हो जाएगा हमारा, क्लियर है? आपका मेहंदी रस्म हुआ कि चलो आप संगीत का कार्यक्रम चालू करवाना है, हमें संगीत चालू करवा दिया आपने, क्लियर है? कि प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हो। इवेंट क्या है? इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब तुरंत अचीव हो जाता है, तुरंत होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। और दूसरा हमें यह किसी प्रोजेक्ट के किसी टास्क के इनिशिएशन या कंप्लीशन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है? ये हमें एक्टिविटी की इनिशिएशन बताता है या उसका कंप्लीशन। एन इवेंट is an instant of time, instant of टाइम और स्टेट बीच, स्टेट मतलब ऐसी पोजीशन है, और स्टेट विच हैविंग वी विल अचीव अ माइलस्टोन, मतलब छोटा सा काम आपने अचीव कर लिया होगा, जैसे मैंने बताया ना कि आपने हल्दी वाला रस्म से कुछ अचीव कर लिया है। और स्टेट एट विच some specific milestone or target will be achieved. Some specific milestone target has been achieved with succeeding at some specific milestone a target has been achieved with, that is succeeding activities हमारी स्टार्ट हो तो रही होगी या प्रीडिसेसर एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो रही होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ पर देखा कि माइलस्टोन आपने अचीव किया, माइलस्टोन अचीव किया, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे दो इवेंट का बोले, इवेंट नंबर जैसे 1 है और इवेंट नंबर 2 है,
इवेंट नंबर 2 की बात करें तो 2 में क्या हो रहा है कि एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई है और बी स्टार्ट बता रहे हो आप, सी का स्टार्टिंग बता रहे हो। तो यहां पर ये क्या बात कर रहा है कि 2 इवेंट जो है वो एक्टिविटी बी और सी के लिए इनिशिएशन वाला काम करेगा और ए के लिए हमारा कंप्लीशन वाला काम कर रहा है। तो आप यही बोल रहे हो कि जो इवेंट्स हैं कोई भी आपका क्या करेगा कि प्रेडेसेसर एक्टिविटी हो सकता है कि कंप्लीट हो रही हो और सक्सीडिंग एक्टिविटी वहां पर चालू हो रही हो। सच डेट इट्स shown or representing the completion of a preceding activities, completion of preceding activity or starting of successor activity। इस तरीके से भी हमारा रिप्रेजेंट कर सकता है कौन, एक पर्टिकुलर इवेंट। यहां पर भी हम देखेंगे कि इवेंट हमारा क्या होता है कि ना तो इसको कंप्लीट होने में समय की जरूरत लगती है ना किसी रिसोर्स की। इनके फिर टाइप भी देख लेंगे हम। एन इवेंट डज नॉट कंज्यूम, मतलब इसको देखिएगा ना, जो टारगेट है वो अचीव कर लिया, फिर क्या भाई साहब, हल्दी की रस्म हो गई, अब आपको थोड़ी ना समय और इसमें रिसोर्स लगना है, उसकी होने की प्रोसेस में लग रहा है हमें। क्लियर है ये टर्म समय। तो एन इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेस, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी टर्म्स ध्यान रखें कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है हमारा। क्लियर है। तो एन इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज। टाइप ऑफ इवेंट्स की बात करें, टेल इवेंट, हेड इवेंट, सक्सीडर इवेंट, प्रेडेसेसर इवेंट, इस तरीके से इसमें भी हमारे क्लासिफिकेशंस हो जाएंगे। An event represents the significance, मतलब कोई निश्चित of a project which can be used as a which can be, मतलब उन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को हम कंट्रोल पॉइंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका हल्दी रस्म हो गया, मेहंदी रस्म हो गया, आपकी मंगनी हो गई,
इन पॉइंट्स को हम सिग्निफिकेंट पॉइंट के रूप में या कंट्रोल पॉइंट के, भाई साहब इतना काम आपने करवा दिया, ठीक है, अब हम आपको आपका हमारा काम नहीं जम रहा है, आपको हमें आपका काम नहीं जम रहा है, आप हट जाइए, हम दूसरा हायर कर लेंगे। इस तरीके से बोल सकते हैं ना, अगर काम बिगड़ जाए और अगर अच्छा चल रहा है तो आप बोलोगे कि भाई साहब इसे थोड़ा और अच्छा करो, या ठीक तरह से हो रहा है मैनेज, तो आप उस तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि एन इवेंट रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइसेस या कंट्रोल पॉइंट्स। तो ये भी टर्म्स हम ध्यान रखें कभी एग्जाम में, इस एंड्स को हम कंट्रोल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आप क्लियर है क्या गाइस हमें यहां तक टर्म्स? और क्या पॉइंट लिख लेंगे? एन इवेंट रिप्रेजेंटेड बाय किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो गाइस आप? नोड्स के थ्रू। और ये नोड मतलब गठान, क्लियर है? इन एओ इन डायग्राम किसमें? इन एओए नेटवर्क, कौन सा? एओए यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क में हम नोड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नोड में भी नोड में भी कैसे कैसे हो सकते हैं, कि शायद मैंने कल आपको बता दिए थे, बट फिर आपको यहां पर एक बार शो कर देते हैं। रेक्टेंगुलर, सॉरी सर्कुलर, इलिप्स, स्क्वायर, या एनी अदर इरेगुलर शेप। सर्कुलर, इसको हम बोलते हैं ओवल शेप, ओवल यानी कि अंडाकार आकृति। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जनरली एओएन जो नेटवर्क होता है एक्टिविटी ऑन नोड, वहां पर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ज्यादातर आप यूज कर लेते हो, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी हमें। बात करें अगर हम एग्जांपल की, तो अगेन हमारे एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे बार बेंडिंग, एक्सकेवेशन, तो कंप्लीशन ऑफ एक्सकेवेशन, कंप्लीशन ऑफ शटरिंग, प्रिपेयर्ड बजट। बजट हमारा जैसे एग्जाम में आया हुआ है हमारा, कि बताइए कि इसमें से कौन सी इवेंट है, कौन सी एक्टिविटी है, तो ऐसी जो हो रही है ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो आपको। इंग्लिश हमारी अच्छी होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश अच्छी हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाए हम, कि आपको पता चल जाए कि वो बता रहा हूं कि चल रहा है, वो वाली प्रोसेस हो, तो वो हमारा कहलाता है एक्टिविटी है। और जो हो चुका है या होने की मतलब प्रोसेस में, मतलब होने की प्रोसेस में हो, तो वो एक्टिविटी है, और हो गया है तो वो हमारा इवेंट है। जैसे आपने लिख दिया कंप्लीशन ऑफ एक्सकेवेशन, खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, कंप्लीशन ऑफ शटरिंग, ये हमारी प्रोसेस किस में हो जाएगी?
हमारे एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स में। और कौन सा हो जाएगा, जैसे आपने कोई असेंबल करवाया, कंप्यूटर लैपटॉप आपने असेंबल करवाया, पूरा असेंबल्ड हो गया, भाई साहब टेक करके आपको दे दिए, भाई साहब सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हमने अपडेट कर दिए हैं और ले जाओ, तो क्या हो गया, ऑल पार्ट्स आर असेंबल्ड, ये हमारा, या कोई अरेंजमेंट वगैरह कर रहे हैं, ऑल पार्ट्स आर असेंबल्ड। आपने यहां पर रिप्रेजेंट करा है स्टार्टिंग या कंप्लीशन, क्लियर है। तो आपने क्या बता दिया, स्टार्ट ऑफ शटरिंग, तो ये भी इवेंट है, जस्ट स्टार्ट हो ही रहा है हमारा, स्टार्ट ऑफ शटरिंग, स्टार्ट ऑफ वॉल मेकिंग, एटसेट्रा। और ये लिख लें कि एक्टिविटी डज नॉट हैव, सॉरी इवेंट डज नॉट हैव अ प्लेस इन एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, तो वो तो आपको उसमें लिख लिया है कल। अब आप यहाँ पर बात करें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस के या टाइप ऑफ इवेंट्स के, टाइप ऑफ इवेंट, तो वही टेल इवेंट और हेड इवेंट होगा हमारा। तो कौन सी हो जाएगी गाइस हमारी, टेल इवेंट और हेड इवेंट, और इनके बीच की एक इवेंट होगी जिसको हम बोलेंगे ड्यूल रोल इवेंट। ड्यूल रोल इवेंट, उसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों जगह हमारी काम आए, मतलब दोनों काम, किसी के लिए वो टेल का काम करेगी, किसी के लिए वो हेड का काम करेगी, ये हो जाएगी ड्यूल रोल इवेंट्स। इसमें नहीं लिखा ना, हाँ ये इवेंट्स हैं, ये इनके इवेंट्स हैं, ये एक्टिविटी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है आपकी, यहाँ से एक्टिविटी बी इनिशिएट हो रही है, एक्टिविटी बी इनिशिएट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, और पीछे जाए एक्टिविटी ई यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और यहाँ से शुरू हो रही है, देख रहे हैं, एक्टिविटी जहां से शुरू हुई वो उसकी पूंछ कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, मतलब उसका टेल पॉइंट कहलाएगा, ये टेल इवेंट कहलाएगा, जहां से कोई एक्टिविटी शुरुआत कर रही है और जहां पर खत्म कर रही है वो हेड इवेंट कहलाएगा। ड्यूल रोल इवेंट यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये वाली जो एक्टिविटी है, सॉरी इवेंट है, यह ए के लिए तो कंप्लीशन का टाइम यानी कि हेड इवेंट का काम कर रही है और बी के लिए यह इनिशिएट का काम कर रही है, तो वो उसकी कौन सी कहलाएगी, हेड इवेंट, मतलब ड्यूल रोल इवेंट, ऐसी इवेंट जो कुछ एक्टिविटी के लिए टेल हो, कुछ एक्टिविटी के लिए हेड का काम करे। और टेल मतलब क्या हो जाएगा कि वो इवेंट्स जो किसी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हो, जैसे हमारी एक्टिविटी ए का यहाँ पर। और हेड इवेंट की बात करें तो जो एक्टिविटी है हमारी, सॉरी जो लास्ट वाली इवेंट्स हैं वो हमारी हेड इवेंट्स बता रहे हैं। तो किसी भी आपके नेटवर्क में ये ध्यान रखेंगे, किसी भी नेटवर्क में हमारा एक ही हमारा इनिशियल इवेंट
और एक ही हमारी फाइनल इवेंट होगी। आप प्रोजेक्ट को जैसे शुरुआत कर रहे हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो दो अलग अलग जगह थोड़ी ना शुरुआत करते हो कि भाई साहब इस कॉर्नर पर भी आपने भूमि पूजन किया और उस कॉर्नर पर भी किया, एक ही जगह से करते हो ना। इसका मतलब क्या है कि इनिशिएशन, हाँ बीच में आपके काम चलते रहेंगे, कोई लाइट वाला काम अपनी जगह कर रहा है, वॉल मेकिंग का काम अपनी जगह कर रहा है, प्लास्टर वाला काम अपनी जगह कर रहा है, वो बीच बीच में नंबर ऑफ जगह हमारा काम फैलता जाएगा, बट इनिशिएशन भूमि पूजन होगा वो एक ही जगह से होगा हमारा। क्लियर है? तो हमारी इनिशियल इवेंट बोलते हैं उसको हम, वो एक ही होगी। उसी तरीके से जो काम खत्म होगा, तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे प्लास्टर का काम खत्म हो गया ना, आपने बोल दिया कि चलो आज मेरा मकान बनकर कंप्लीट हो गया, उस दिन तो पूरी रंग रोगन वगैरह पूरा काम हो जाए हमारा, फिर आप बोलोगे कि आज मेरा पूरा प्रोजेक्ट या बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम भी एक ही होगा, यानी कि उसका फाइनल इवेंट भी एक ही होगा और इनिशियल इवेंट भी हमारा एक ही होगा। तो क्लियर है? तो दो तरीके की हमारी होती हैं और वो आगे हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। तो बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, beginning of an activity beginning of an activity it represents the beginning of an activity। क्लियर? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा भर देते हैं बोर्ड के ऊपर, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ जो मेन टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर, कि जो एक्टिविटी की शुरुआत बताएं वो हमारी कहलाती है टेल इवेंट। क्लियर है? हर एक की, जैसे आप बी के लिए ये हमारा बिगनिंग यहां से शुरुआत हो रही है, बी और सी की थी, उसका टेल इवेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो किसी प्रोजेक्ट्स में टेल इवेंट नंबर ऑफ हो सकती हैं, बट हम आगे बात कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट से भी इनिशिएशन बताएं वो हमारी इनिशियल इवेंट कहलाएगी। तो बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड योर टेल इवेंट। जगह कम पड़ेगी तो ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज स्टार्ट और प्रीसीडिंग इवेंट। और ये थोड़ा सा हम नीचे ही लिख देते हैं ताकि हर एक को हम सेपरेटली डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह थोड़ा सा मोमेंट पॉइंट ज्यादा लिखना है मुझे। ओके, फिर आप बात कर लेंगे कि बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज स्टार्ट और प्रीसीडिंग इवेंट, ये भी बोलते हैं। मतलब तीन नाम हो गए इसके आपके पास में, इसको टेल इवेंट, स्टार्ट इवेंट या प्रीसीडिंग इवेंट भी रिप्रेजेंट करते हो आप। ओके, आप यहां पर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं कि यह इफ टेल इवेंट और स्टार्ट इवेंट, इफ टेल और स्टार्ट इवेंट
representing the starting of project। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये बोल रहा है यहां पर बोध कि जो हमारी इनिशियल या टेल इवेंट थी, सॉरी हाँ जो टेल इवेंट थी, वही आपको क्या बता रहे हैं कि भाई साहब प्रोजेक्ट तो आपका यहीं से चालू हो रहा है, प्रोजेक्ट हमारा यहीं से शुरुआत हुआ है। जैसे ये ए एक्टिविटी है, ए के लिए टेल इवेंट है और प्रोजेक्ट की शुरुआत मतलब इनिशियल पॉइंट आपको यहीं से दिख रहा है कि जो वो ये फर्स्ट वाली इवेंट है ना, इसको हम इनिशियल इवेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इनिशियल इवेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि इफ टेल और स्टार्ट इवेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल इवेंट। इज कॉल्ड एज, क्या रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, इनिशियल इवेंट। और ज्ञान के बिंदु क्या है इसके अंदर, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारा, तो गाइस आप इसके अंदर बताएंगे कि इज कॉल्ड एज इनिशियल इवेंट, दिस विल बी इट्स हैविंग ओनली, इसकी पहचान बता रहे हो आप, इट्स हैविंग ओनली आउटगोइंग एरोस, इट्स हैविंग ओनली आउटगोइंग एरोस। ये इसकी पहचान है, छुपाना नहीं है, इसकी पहचान हमें ले रही क्या है कि इसके पास सिर्फ आउटगोइंग एरो होंगे, हमारे क्या नहीं होंगे, इनकमिंग एरो नहीं होंगे। इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा नहीं है, सिर्फ कंपनी का मोबाइल है तो कंपनी के मोबाइल में क्या रहेगी, सिर्फ हमारी आउटगोइंग रह सकती है, सॉरी इनका हाँ आउटगोइंग हो सकती है, मतलब वहां से कॉल कर सकते हो, वहां से आ नहीं सकते कॉल। नहीं तो आप यहाँ से बोल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से आपके एरो निकल रहे होंगे, आ नहीं रहे होंगे यहाँ पर। बाकी इसकी पहचान बता रहे हो, देखो इस इवेंट पर, इस इवेंट पर आपके कुछ एरो निकल रहे हैं, कुछ एरो इसके ऊपर आ रहे हैं। इस इवेंट पर देखें सिर्फ यहाँ से एक्टिविटी आपकी बाहर जा रही, इसको बोलेंगे आउटगोइंग एरो आपके यहाँ से पास होंगे। क्लियर है, तो आप यही बताने की कोशिश में यहाँ पर कि इनिशियल इवेंट्स पर ओनली आउटगोइंग एरो ही हमारे होंगे। एग्जाम्पल तो बनाना आता ही है हमें, तो आपने यहाँ पर बनाया कि एग्जाम्पल यहां पर मैं बात करूंगा इसी एक्टिविटीज हैं, इन इवेंट्स के कुछ नाम दे दो आप हम। ये जैसे 1 है, 2 एंड 4 है, तो आप इनके बारे में लिखेंगे इवेंट 2 is a tail event for activity, कौन सी एक्टिविटी, फॉर एक्टिविटी बी एंड सी। क्लियर है, और आप यहां पर बात करोगे कि जो हमारी इवेंट 1 है वो आल्सो हमारी क्या है, इवेंट 1 इज अ
tail event for activity A, but here and also, ऐसा लिख लेंगे, and also it's shown, क्या शो कर रही है आपको, it's also shown starting of project and this activity this event having only outgoing arrow, मतलब यहां से सिर्फ एरो आपको बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगा, अंदर की तरफ आते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखा आपने कि एंड आल्सो इट्स ऑन स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, hence event 1 is an इनिशियल इवेंट। क्या है हमारी भाई साहब, हमारी यह इनिशियल इवेंट है। क्लियर है, ये टर्म्स भी हमें ध्यान रहे। और क्या पॉइंट बता सकते हो, किसी प्रोजेक्ट में एक ही इनिशियल इवेंट होगी, दो चार नहीं होगी। टेल इवेंट तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकती हैं, जैसे हमारी ये 2 भी है 1 भी है, दोनों इवेंट टेल इवेंट है हमारी, बट इनिशियल उस प्रोजेक्ट में एक ही होगी। और उसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान यह है कि यहां से सिर्फ हमें जाते हुए एरो दिखेंगे, आते हुए एरो नहीं दिखेंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स भी लिख लें हम। in a project only one, ऐसा लिख लेंगे only one इनिशियल इवेंट। किसी भी प्रोजेक्ट्स में हमारी एक ही इनिशियल इवेंट होगी, दो चार नहीं होगी। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ओके, टेल इवेंट के बाद हम बात करेंगे हेड इवेंट्स की। जैसा कि आपने टेल इवेंट्स के बारे में बताया, उसी तरीके से आप बता देंगे कि हमारी कौन सी हेड इवेंट क्या होगी। तो आप क्या बात करोगे इसके अंदर, जैसे ये बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती हैं, ये कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज अ head event or successor event is a finish or successor event। और वो अगर पर्टिकुलर एक्टिविटीज और इवेंट हमारी उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम भी बता रही हो, तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगी उसकी फिनिशिंग इवेंट या एंड इवेंट। फिनिश पॉइंट रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है, तो वो हमारी, ये ध्यान रखें, हेड रहेगा।
फिनिश तो हमारी एक ही रहेगी ना। ओके, एंड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी या इवेंट ऐसा लिख लें, अ पर्टिकुलर event which representing the completion of a project। वहां पर इनिशिएशन था, यहां पर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज एंड कंप्लीशन इवेंट, या फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, फिनिश इवेंट या फाइनल इवेंट, फाइनल इवेंट। दीज इवेंट, इसकी फिर क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारा, क्या बोलेंगे आप, दीज इवेंट्स, कौन सी, ये जो फिनिश इवेंट होगी, दीज इवेंट्स ओनली, दीज इवेंट हैविंग, क्या होगा इसमें, हैविंग ओनली इनकमिंग availability, having only incoming, यहां पर सिर्फ हमारे एक्टिविटीज के एरो आ रहे होंगे, क्लियर है, यहां से जा नहीं रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने। तो फिनिश इवेंट क्या हो जाएगा, या एंड इवेंट, कि ऐसी इवेंट्स जिसमें सिर्फ इनकमिंग एरो हो, जिसमें क्या हो हमारे गाइस, सिर्फ इनकमिंग एरो हो। जैसे यहां पर देखो, ये हमारा एंड इवेंट कहला रहा है, ये भी एंड इवेंट, पर प्रोजेक्ट हमारा दो जगह कंप्लीट नहीं होता है, जैसे सिर्फ मैंने आधा अधूरा प्रोजेक्ट उठाकर बताया, सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं ना अभी हम, तो वो आगे सॉल्व करेंगे, अभी तो हम उस प्रोसेस तक जा रहे हैं। एंड इवेंट्स एंड दीज इवेंट्स हैविंग ओनली इनकमिंग एरोज। और ये पॉइंट्स भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। एक पॉइंट जो हमारा उधर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जगह बन जाए, क्लियर है, तो आपने क्या लिखा है, जैसे ये पॉइंट्स है ना हमारा, ये यहाँ पर लिख देंगे आप। इन अ प्रोजेक्ट्स ओनली वन फाइनल और फिनिश इवेंट। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इन अ प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट्स में ओनली, हैविंग ओनली वन
इनिशियल इवेंट, तो ये भी टर्म्स हमें थोड़ा सा ध्यान में रहे। ओके, एक है हमारा कौन सा, ड्यूल रोल इवेंट। इसके बारे में लिखा नहीं एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल बनाए, ये कुछ एक्टिविटीज या इवेंट्स हैं। यहां पर हम बात करें, जैसे इन नोड्स को कुछ नाम दे दो आप, जैसे 1 है या 2 या 3 है या 4 है और या 5 है हमारा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, वही आपका यहां पर कि इवेंट 2 3 4 एंड 5 या 2 3 4 ये सभी हेड इवेंट्स हैं। जैसे एक्टिविटीज के नाम लिख लें आप यहां पर, या पी एक्टिविटीज हैं जैसे, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, इवेंट 3 एंड 4 या इवेंट 3 इज अ हेड इवेंट या सक्सेसर इवेंट, अरे हेड या फिर सक्सेसर इवेंट। इवेंट 3 इज अ हेड इवेंट फॉर एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, क्यू के लिए, क्योंकि क्यू का वो कंप्लीशन बता रही है। क्लियर है, क्या बता रही है सर, हेड इवेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल एक से ज्यादा हो सकती हैं। हेड इवेंट टेल इवेंट हमारी एक से ज्यादा हो सकती हैं, उसी को हम आगे ड्यूल रोल इवेंट में भी रिप्रेजेंट करेंगे। बट हमारी जो फिनिशिंग या एंड इवेंट होगी, आखिरी का सिरा होगा, वो एक ही होगा। जैसे ये 5 और ये 1, ये दोनों ही एक एक इनिशियल और एक एक फाइनल है। 1 हमारा इनिशियल इवेंट है, 5 हमारा एंड इवेंट है। बट बाकी 3 4 और 2 ये सभी हमारी क्या है, ड्यूल रोल इवेंट बोलेंगे इसको हम। बट ये किसी ना किसी के लिए हेड का काम, किसी न किसी के लिए टेल का काम कर रहे हैं। इवेंट 3 इज अ हेड इवेंट फॉर एक्टिविटी क्यू, उसी तरीके से इवेंट 4 इज अ हेड इवेंट फॉर एक्टिविटी आर। बिकॉज क्यों, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ क्यू। क्या लिख लेंगे आप, इवेंट 3 इज अ इवेंट 3 represents the completion of शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक्टिविटी है। Here event 5 is also a head event for activities कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, एस एंड टी। तो जगह की कमी है तो हम यही लिख देंगे, एस एंड टी, बट इज आल्सो एंड
it also shown क्या शोन कर रही हैं completion of project. So event 5 is a end या finish event. कैसी है हमारी एंड या फिर फिनिश इवेंट है. यहां तक भी क्लियर हो गया हमें. एक लास्ट बची हुई है हमारी ड्यूल रोल इवेंट. कौन सी है? ड्यूल रोल इवेंट. तो वो भी लिख ही लेते हैं हमारे पास में. ड्यूल रोल ऐसी एक्टिविटी सॉरी ऐसी इवेंट्स जिसमें हमारे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों एरो हों और जो इवेंट्स किसी के लिए हेड का काम कर रही हो किसी के लिए टेल का काम कर रही हो तो दोहरा व्यवहार कर रही है तो उसको हम बोलेंगे ड्यूल रोल इवेंट्स. दोस इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग दी some active for some activities as a tail event and for some activities representing as a head event. If an event shown or represents the representing the tail event for some activities and head event for some other activities is called dual role event.
हेलो, माइक्रोफोन पे रहता है क्या? साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है गाइस? ओके। अंकुर जी, पीयूष जी, साउंड क्लियर है अभी आपको? यस, ओके। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहां पर देखिएगा, ड्यूल रोल इवेंट हैविंग बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोज। वो माइक डिस्चार्ज हो चुका था आपका। तो यहां पर हमारा क्या होगा कि जो ड्यूल रोल इवेंट होगा उसमें दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सुविधा रहेगी। क्लियर है? आपकी जो सिम है वो इसी है, इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूल रोल। तो दोहरा व्यवहार कर रहे हो। तो यहां पर हम देखें तो ड्यूल रोल इवेंट कौन सी हो जाएगी? जैसे यह कोई एक्टिविटी आपकी पी क्यू आर और एस है। यहां पर इस इवेंट्स की बात करें हम, जैसे इसको नाम दे दिया आपने 1 और 2, तो इवेंट 2 इज अ ड्यूल रोल इवेंट। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट आगे भी चल रहा है। क्लियर? मैं तो सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ये रिप्रेजेंट किया है। ही वन हियर event 2 having both incoming activity क्या लिख लेंगे? इनकमिंग एक्टिविटी लाइक, कौन सी एक्टिविटी आ रही है? एक्टिविटी पी एंड इनसे हम नेटवर्क का बनाना भी सीखेंगे गाइस। क्लियर है? अभी तो सिर्फ हम यहां पर बेसिक बेसिक से इसके टर्म्स देख रहे हैं। तो एंड आउटगोइंग एक्टिविटी आउटगोइंग लाइक एक्टिविटी कौन सी? क्यू आर is etc. Here event 2 having both incoming and outgoing activity, and this is dual role event. ये कैसी है भाई साहब? हमारी ड्यूल रोल इवेंट है। यहां तक क्लियर है? एक टर्म्स बची हुई है मेरी डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी पूरा एक हमारा क्लास हो सकती है, आगे के जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो कौन उपयोग करते हो, थोड़ा सा मैंने आपको हल्की सी हिंट दे दिया होगा वहां पर। तो कौन क्यों यूज करते हैं और क्या पर्पस है उसका, वो भी हम आगे देखेंगे बेसिक तरीके से। एग्जाम में कभी आएगा तो आपका बिल्कुल कवर अप हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट हम फॉलो करें। यहां तक क्लियर है गाइस हमें? ओके, तो क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।